तो इस झूठ और सच के जाल में मोदी जी आए, राष्ट्र को संबोधित किया और कहा कि महिलाएं अपना अपमान कभी नहीं भूलती। भ्रूण हत्या की है ऑपोजिशन ने। और बेटियों से बात करने के लिए आया कांग्रेस और उसके साथ यही कांग्रेस का इतिहास है। कांग्रेस की नेगेटिव ही कांग्रेस ने जीत। आप चुनाव से पहले पार्टियों का नाम लेके जिन दो राज्यों में चुनाव 3 दिन बाद होने वाला है, उसकी दो प्रमुख पार्टियों का नाम लेके उसको कोस रहे हो। मतलब आचार संहिता तो तार तार हो गई, बची क्या है आचार संहिता में इस वक्त? कोई राष्ट्रव्यापी एक कोई महिला वोट बैंक है, इसे मानने से मैं तो कम से कम इनकार करती हूँ। थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स की समझ है, ज्यादा नहीं। फिर क्यों आए नरेंद्र मोदी जी देश के सामने? इतना बड़ा औरतों की तादाद है कि अगर वो थोड़ा सा 2% भी औरतें झुकी, इसका मतलब है कुल चुनाव 1% झुक गया। इसका मतलब 10 सीट गई, 15 सीट गई। खेल ये होता है। अब ऐसा क्यों किया नरेंद्र मोदी जी ने? क्योंकि हम सब मान के चलते हैं कि जो वो करते हैं बहुत गहरी सोच के करते हैं इत्यादि। पर मैं सोचता हूँ कि अहंकार में डूबे हुए नेता कई बार बहुत उटपटांग हरकतें भी कर लेते हैं। या फिर वो कोई 16 नंबर वाला चक्कर रहा होगा, जिसके बारे में काफी कयास चल रहे हैं कि क्या ऐसी कुछ 16 नंबर की फाइल है जिसमें कुछ ऐसी चीज आ सकती है जिससे बचने के लिए सरकार पहले से अपने आप को महिलाओं की हितैषी साबित करने की कोशिश कर। क्या है वैसे राहुल गांधी जो 16 नंबर का जिक्र करें? ये 16 नंबर की एक फाइल है जो कि एप्स्टीन के जिन फाइलों का डिस्क्लोजर नहीं हुआ है। विपक्ष में काफी उत्साह है। क्या ये उत्साह जायज है या ये अति उत्साह है? इसमें अति उत्साह की बजाय उत्साह तो बेहद जरूरी है कुछ करने के लिए, और अगर विपक्ष को मैं उत्साह में देखता हूँ तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। मगर मैं क्या चाहता हूँ कि उस उत्साह का आप कुछ इस्तेमाल कीजिए। लेकिन मुझे योगेंद्र ये बात समझ में नहीं आ रही कि पिछले दिनों में हम देख रहे हैं कि ठीक है, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी इस आवाज को उठा रही हैं। हमने देखा बिहार में भी उठाया गया तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के जरिए। लेकिन अचानक राहुल गांधी इस मामले पे क्यों खामोश हो गए? और ये सवाल मेरे जहन में इसलिए आया, जितनी एफर्ट के साथ राहुल गांधी ने वोट चोरी पे प्रेजेंटेशन दिया, हमने उस पर कार्यक्रम किए, आपके साथ इंटरव्यू किए, राहुल गांधी आखिर कहाँ है? नमस्कार, इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। अब से कुछ ही घंटों पहले संसद में जिस तरह से नरेंद्र मोदी सरकार को करारी हार का सामना करना पड़ा, उसको ऑपोजिशन कह रहा है कि वो ऐतिहासिक है। और मुझे लगता है कि एक तरह से पूरे ऑपोजिशन के स्पेस को उसने एनर्जाइज कर दिया है। उसके अंदर एक नई रूह, एक नई एनर्जी फूंक दी है। हालांकि मोदी सरकार ने एक तरह से झूठ का इस्तेमाल करते हुए कहा कि ऑपोजिशन ने जो विमेंस रिजर्वेशन बिल है, 33% जो आरक्षण महिलाओं को संसद में और विधानसभाओं में मिलना था, उसको हरा दिया है। लेकिन हुआ ये था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होना था, यानी सीटें बढ़ाई जानी थी 33%, उस सीटें बढ़ाए जाने को लेकर उस बिल को रद्द किया गया। तो इस झूठ और सच के जाल में मोदी जी आए, राष्ट्र को संबोधित किया और कहा कि महिलाएं अपना अपमान कभी नहीं भूलती। भ्रूण हत्या की है ऑपोजिशन ने। ऑपोजिशन मुझे लगता है कि इस पूरे मामले पर पूरे तरीके से अड़ा हुआ है और इस पूरे लम्हे का एक फायदा उठाना चाहता है। मेरे साथ इन तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए इस वक्त योगेंद्र यादव जी मौजूद हैं। योगेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया। पहली बात तो आप इतने बिजी अपने शेड्यूल से आए यहाँ मिलने के लिए, बातचीत करने के लिए। मैं सबसे पहले आपसे एक छोटे से इंटरव्यू के एक अंश से शुरुआत करना चाहती हूँ। करण थापर इंटरव्यू कर रहे थे कपिल सिब्बल का, और उनसे पूछ रहे थे कि भाई देखिए कि ये मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट का उल्लंघन किया है नरेंद्र मोदी जी ने, क्योंकि चुनाव हो रहा है और दूसरे अपनी पार्टी पॉलिटिक्स को वो नेशनल टेलीविजन पर उठा रहे हैं। बड़ा मासूम सा अच्छा सा सवाल था, उसका जवाब दिया कपिल सिब्बल जी ने। और उन्होंने कहा कि देखिए, जब हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त प्रधानमंत्री से पूछे बगैर कोई काम नहीं करते, तो क्या मजाल है चुनाव आयोग की कि प्रधानमंत्री पहले उनसे बातचीत करें? देखिए, इसे मैं जुगलबंदी कहता हूँ। इस वक्त देश में चुनाव आयोग और बीजेपी में जुगलबंदी चल रही है। जो प्रधानमंत्री ने किया, उस पर मनोज झा ने कहा कि ये तो अब बीजेपी के खर्चे में शामिल किया जाना चाहिए। ये सब तो हंसी मजाक की बात है। सच बात ये है कि ये किसी भी न्यूनतम चुनाव की आचार संहिता, चुनाव की न्यूनतम मर्यादा का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन है। अरे, आप राष्ट्र के नाम संबोधन कर रहे हैं, कितनी पवित्र चीज़ है। एक प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधित कर रहा है। चुनाव से 4 दिन पहले कोई, मान लीजिए ऐसे में कोई हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात हो जाए, आपको करना पड़े, एक अलग है। आप चुनाव से पहले पार्टियों का नाम लेके जिन 2 राज्यों में चुनाव 3 दिन बाद होने वाला है, उसकी 2 प्रमुख पार्टियों का नाम लेके उसको कोस रहे हो। मतलब आचार संहिता तो तार तार हो गई, बची क्या है आचार संहिता में इस वक्त?
खैर वो तो अब देखिए इस देश में हर रोज हम देखते हैं लेकिन कि जिस विमेंस कार्ड का मैं आपसे पहले भी इंटरव्यू में इस बात को उठा चुकी हूँ कि भारत में कोई विमेन वोट बैंक नहीं है, इस बात को लेकर मैं तो पूरी तरह कन्विंस्ड हूँ। राज्यों में हो सकता है कि ममता बनर्जी को कुछ महिलाएं वोट देती रही हैं, नीतीश कुमार को कहा जाता था एक वक्त में कि वो लेडी किलर हैं, कि उनको बड़ा पसंद करते हैं महिलाएं नीतीश कुमार को, क्योंकि उनसे संबंधित वो कार्यक्रम शुरू करते हैं या उनको फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन कोई राष्ट्रव्यापी एक कोई महिला वोट बैंक है, इसे मानने से मैं तो कम से कम इनकार करती हूँ। थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स की समझ है, ज़्यादा नहीं। फिर क्यों आए नरेंद्र मोदी जी देश के सामने और उन्होंने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन किया, नेशनल टेलीविजन का गलत इस्तेमाल किया, बाकायदा 2 पॉलिटिकल पार्टियों को लताड़ा जिसमें कि डीएमके शामिल है और साथ साथ जो है टीएमसी शामिल है। जहाँ तक वोट बैंक की बात है, जाहिर है ऐसा तो नहीं होता कि कोई 80% महिलाएं किसी एक को वोट दे दें, वो दे दें तो देश में चुनाव बचेगा ही नहीं उसके बाद तो। लेकिन चूंकि इतनी बड़ी संख्या है 49-50%, तो वो अगर 1.5% भी झुकता है तब भी वो वोट बैंक है। देखिए अब जब हम उत्तर प्रदेश के यादव की बात करते हैं तो वो कितने हैं उत्तर प्रदेश में? 11-12%। तो वो तो अगर पूरे 1/4 1/5 झुकेंगे तब जाके कोई असर होगा। इतना बड़ा औरतों की तादाद है कि अगर वो थोड़ा सा 2% भी औरतें झुकी, इसका मतलब है कुल चुनाव 1% झुक गया, इसका मतलब 10 सीट गई, 15 सीट गई। खेल ये होता है। लेकिन अभी भी मैं मानता हूँ कि तमिलनाडु में इसका आप क्या प्रयोग करेंगे? एंटी विमेन बताने से ज़्यादा तो वहाँ एंटी साउथ इंडिया का कार्ड चल गया। टीएमसी को बैठे बैठाए एक मुद्दा हाथ में लग गया जिसका उन्होंने बिल्कुल अपने पुराने डीएमके के स्टाइल में वही ईंट से ईंट बजा देंगे वाले अंदाज के अंदर बोल दिया। और बंगाल में आप टीएमसी को महिला विरोधी कहेंगे, न सिर्फ इसलिए कि उसकी नेता महिला हैं खुद, वो महिलाओं को ज़्यादा टिकट देते हैं, बीजेपी से 3 गुना ज़्यादा, किसी भी अन्य पार्टी से 2.5-3 गुना ज़्यादा उनकी औरत एमपी हैं। ऐसी पार्टी को औरत विरोधी कहना और उसके इतने औरतों के बारे में कार्यक्रम हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये मामला चलेगा। अब ऐसा क्यों किया नरेंद्र मोदी जी ने? क्योंकि हम सब मान के चलते हैं कि जो वो करते हैं बहुत गहरी सोच के करते हैं इत्यादि। पर मैं सोचता हूँ कि अहंकार में डूबे हुए नेता कई बार बहुत उटपटांग हरकतें भी कर देते हैं। शुद्ध अहंकार जो है ले डूबता है, वो एक ऐसी दीवार में अपने आप को घेर लेते हैं कि उनका रियलिटी से टच खत्म हो जाता है। या तो ये था, या फिर वो कोई 16 नंबर वाला चक्कर रहा होगा जिसके बारे में काफ़ी कयास चल रहे हैं कि क्या ऐसी कुछ 16 नंबर की फाइल है जिसमें कुछ ऐसी चीज़ आ सकती है जिससे बचने के लिए सरकार पहले से अपने आप को महिलाओं की हितैषी साबित करने की कोशिश कर। क्या है वैसे राहुल गांधी जो 16 नंबर का जिक्र कर रहे हैं? क्या मैं नहीं जानता इसके बारे में। संजय राउत ने एक लंबी सी टिप्पणी की है, उन्होंने कहा मैं बताता हूँ 16 नंबर का राज क्या है। उनके अनुसार ये 16 नंबर की एक फाइल है जो कि एप्स्टीन के जिन फाइलों का डिस्क्लोजर नहीं हुआ है उनमें से है। बाकी और 16 तारीख के उन्होंने 2-3 कयास बताए हैं। ले देखिए ये कि कुछ ऐसी सूचना आ सकती है जिसका शायद अडानी से मतलब हो, जिसका कुछ महिलाओं से मतलब हो। अडानी और महिलाओं का नहीं, अडानी जी के क्रिमिनल केस का और एप्स्टीन से जुड़े हुए कुछ महिलाओं वाले केस का, ऐसा कुछ कयास लगाया जा रहा है, शायद वो है। मगर जो भी हो, देखिए हमें कयास लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है। असली बात ये है कि इसमें कोई शक नहीं है कि ऑपोजिशन ने ये पाया है कि अगर ऑपोजिशन एक हो जाए, यूनाइटेड हो जाए, तो अभी भी असर डाल सकता है। और उस समय जबकि बिल्कुल एक अपोजिशन हाशिए पर खड़ा था, कुछ नहीं कर सकते, इनका जो मर्जी है किए जाएंगे, ऐसे में एक उम्मीद का संचार होना अपने आप में राजनीति की बड़ी चीज़। मेरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ था। मैं जानती हूँ कि आप बहुत ज़्यादा जोड़ गुणा घटा करते हैं, मैं आपसे ज़्यादा अति उत्साही हूँ मामलों को लेकर। ऐसे ही बहुत उत्साह भी मैं हो जाती हूँ और ऐसे ही हतोत्साहित भी हो जाती हूँ, ये एक मिजाज का हिस्सा है। फिलहाल उत्साह एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर मुझे फील हो रहा है जो भारत के लोकतांत्रिक भविष्य में जिसका यकीन है और जो ये समझता है कि ऑपोजिशन का स्पेस इतना ही अहम है जितना सत्ता पक्ष का स्पेस है। और ऑपोजिशन जितना कमज़ोर हो रहा है, देखिए पत्रकारों के लिए भी योगेंद्र यादव जी, हम सब एनर्जी कहाँ से लेते हैं? जब कोई एक विपक्ष का नेता खड़ा होता है, चैलेंज करता है सत्ता पक्ष को, तो हमें एनर्जी मिलती है। जब कोई एक प्रोफेसर खड़ा होता है और कहता है कि मैं सत्ता पक्ष के आगे घुटने नहीं टेकूंगा, तो हमें एनर्जी मिलती है। आपके जैसे एक्टिविस्ट जब मुद्दों को उठाते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है। तो पत्रकारिता को और मीडिया को भी एनर्जी हम इसी इकोसिस्टम से मिलती है। तो इसलिए भी मैं ये कह रही हूँ कि उत्साहित होना और हतोत्साहित होना दोनों इसी का हिस्सा है। 2024 के चुनाव को अब 2 साल हो रहे हैं। इत्तेफाक से देखिए जिस महीने में हम दाखिल होने वाले हैं,
इत्तेफाक से आप ये देखिए 2024 के चुनाव से 1 साल तक कम से कम ऐसा लगा कि सत्तारूढ़ दल जो है बहुत कमज़ोर पिच पे खेल रहा था और सत्ता पक्ष और विपक्ष काफ़ी मजबूत था। लेकिन पिछले 1 साल में चाहे वो चुनाव हो, चाहे वो यानी कि पुलिस का इस्तेमाल करके या स्टेट की मशीनरी का इस्तेमाल करके, चुनाव आयोग का इस्तेमाल करके पूरे तरीके से उसकी एनर्जी को सक करने की कोशिश। तो मैं अगर 2 सालों को इस तरह से बांटूं, मुझे दुरुस्त कीजिएगा अगर आप सहमत ना हो, तो इस तरह से हुआ है। अब जो ये तीसरा साल दाखिल हो रहा है, ये एक ऐसे नोट पर हो रहा है जहां विपक्ष में काफ़ी उत्साह है। क्या ये उत्साह जायज़ है या ये अति उत्साह है? पहली बात तो कि 2024 से जो ऊर्जा मिली थी पूरे देश को, जैसे एकदम रोशनदान खिड़की कुछ खुल गई थी, ज़्यादा ऑक्सीजन आनी शुरू हो गई थी। दुर्भाग्यवश 6 महीने के अंदर ही विपक्ष ने अपनी कमजोरी से और चुनाव आयोग की तिकड़मों से, वो 6 महीने के अंदर ही उसका गुब्बारा फूट गया था। महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव परिणाम से मामला डाउन जाना शुरू हो गया था। फिर बिहार का हुआ, SIR वगैरह हुआ, कोई प्रतिरोध नहीं हो सका। उस सब के मुकाबले में आप ठीक कह रही हैं, इस वक्त एक पॉजिटिव नोट है। और अगर बीजेपी इन 4 राज्यों में कोई नया राज्य जीतने में सफल नहीं होती, असम तो उनका है, तो अगर बीजेपी खाली असम जीतती है और बाकी 3 राज्य, खास तौर पे बंगाल में अगर बीजेपी सफल नहीं होती, जहां वो पूरी कोशिश कर रहे हैं, साम दाम दंड भेद कुछ नहीं छोड़ा है उन्होंने, हर तरह की शर्मो हया को अलग रख के बीजेपी एकदम चढ़ाई कर रही है बंगाल में। चुनाव नहीं है, चढ़ाई है बंगाल में। और अगर वहाँ असफल रहती है, केरला और तमिलनाडु में तो कोई बहुत बड़ी उम्मीद है नहीं बीजेपी के लिए, तो मैं समझता हूँ एक बार फिर 6 महीने की खिड़की मिलती है देश को, 6 महीने की, 8 महीने की, उत्तर प्रदेश चुनाव तक। इसमें अति उत्साह की बजाय, उत्साह तो बेहद ज़रूरी है कुछ करने के लिए, और अगर विपक्ष को मैं उत्साह में देखता हूँ तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। मगर मैं क्या चाहता हूँ कि उस उत्साह का आप कुछ इस्तेमाल कीजिए। आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये जो लोकसभा में बिल लाया गया था, ये क्या था? इस देश के चुनावी नक्शे को तोड़ मरोड़ने के लिए एक कानून लाया जा रहा था, जिसको गुलाबी साड़ी में लपेट के आपको विमेंस बिल की तरह पेश किया जा रहा था। उसका औरतों से कोई संबंध नहीं था। औरतों को अगर इन्होंने देना होता, महिला आरक्षण अगर वाकई लागू करना होता, क्योंकि आरक्षण का प्रस्ताव तो पारित हो चुका है, अब लागू करना बाकी है, लागू करना होता तो एक पंक्ति का संविधान संशोधन करने की जरूरत थी, जिसके लिए विपक्ष तैयार था। आप उसे लागू करते और उत्तर प्रदेश चुनाव में लागू हो जाता। लेकिन ऐसा देश को प्रेजेंट नहीं किया जा रहा है पूरे देश के सामने ये कि महिलाओं को आरक्षण देने के लिए मोदी जी तत्पर थे और विपक्ष ने रास्ता रोक दिया। ये झूठ है, आप और मैं जानते हैं बिल्कुल झूठ है। बल्कि तो इतने बड़े पैमाने पर इस बात को इतनी बार कहा गया है कि आप और मैं तो दीवाने लगेंगे लोगों को जब हम कहेंगे कि भाई ये महिला आरक्षण बिल नहीं था। यही आज के प्रचार तंत्र का असली खेल है कि एक झूठ को इतनी बार बोलो, इतने बड़ा भौंपू लेके बोलो कि सच अपने आप किसी कोने में जाके दुबक जाए। इसलिए अब विपक्ष का क्या धर्म है? विपक्ष का फर्ज ये बनता है कि वो जनता के बीच में जाए। सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस मत कीजिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस अच्छी हैं, शुरुआती तौर पे करनी ही चाहिए, लेकिन जनता के बीच में जाइए। मैं तो चाहता हूँ विपक्ष इस पे एक आंदोलन खड़ा करे कि सरकार महिला आरक्षण के बिल को लागू क्यों नहीं करती। हम इसके लिए एक संशोधन लाने के लिए तैयार हैं, और वो इबारत लेके जनता के बीच में जाइए। इबारत आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूँ कि संविधान के आर्टिकल 334A1 जिसके तहत महिला आरक्षण दिया गया है, उसमें 2 शब्दों का जिक्र है, सेंसस और डिलिमिटेशन, और संशोधन होना चाहिए कि इन 2 शब्दों को संविधान से हटाया जाता है। बस ये संशोधन पारित कर दीजिए, कल से महिला आरक्षण लागू हो जाएगा। तो विपक्ष को तो सड़क पे जाना चाहिए, जनता के बीच जाना चाहिए, पूछना चाहिए कि सरकार ये करने को तैयार क्यों नहीं है, तब जाके इस आप प्रोपेगेंडा बजाय इसके कि सिर्फ ये कहते रहे कि भाई नरेंद्र मोदी झूठे। हाँ, उनके झूठ को हद तक लेके जाइए। जी। वो छोटी लाइन को मिटा नहीं सकते आप, उसके बरक्स आपको एक लंबी लकीर खींचनी होगी, और वो काम विपक्ष को करना है। जी हाँ, तो आप तो ये बड़ी साजिश वाली बातें कर रहे हैं कि आप चाहते हैं बेचारे पुरुष जो हैं वो बिल्कुल बेदखल हो जाएं राजनीति से। 180 या कितनी सीटें देनी पड़ेंगी पुरुषों को, अगर 33% अभी देना पड़ा? आप क्या चाहते हैं बिल्कुल पुरुषवाद हमारे देश से समाप्त हो जाए? अच्छा मजाक कर लेती है। मजे की बात देखिए ये है कि कैसा देश हो गया है हमारा कि अगर आप इस देश के 80% दलित, पिछड़े, OBC इत्यादि को अगर आप कह दें कि 80% को आप कोई 30-40% कुर्सी तो दे दें,
तो ऐसा लगता है कि जैसे भूचाल आ रहा है, भूकंप आ रहा है। और इसी तरह से मर्दों वाला मामला है कि औरत को 1/3 आधी आबादी को अगर 1/3 जगह दे दी तो ऐसा लगता है कि मतलब पता नहीं क्या हो जाएगा। ये दुनिया का नियम है। अगर किसी के ऊपर कोई ज़मीन पे पड़ा है, उसके ऊपर पाँव रख के मैं खड़ा हूँ, तो दुनिया कितनी स्थिर लगती है, संतुलित लगती है। और फिर जब नीचे से वो जब हिलता है, कसमसाता है, कहता है मेरी छाती से पाँव हटाओ, तो लगता है कि थोड़ा अस्थिरता आने लगी है। डिस्टर्बेंस क्यों हो रहा है इतना? ये क्या डिस्टर्बेंस क्यों हो रहा है? डिस्टर्बेंस है, disturbance है। इंस्टेबिलिटी है। जब जब दुनिया में इंसाफ की बात होती है तो डिस्टर्बेंस तो होता ही है। जब अश्वेत लोग आए, जब साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड को चुनौती दी गई, तो डिस्टर्बेंस नहीं हुआ? होता है। न्याय की मांग है कि जो अन्यायपूर्ण और स्थिर समाज है वो थोड़ा सा अस्थिर बने रहे। और दूसरे कहा ये भी जाता है, एक कहावत है कि जो शांति है वो तो सिर्फ कब्रिस्तान में अच्छी लगती है। जी जी जी, जहाँ इस किस्म सिर्फ की मुर्दे शांति। हों, जी, इस किस्म की शांति का क्या मतलब? बिल्कुल जी हाँ। अब थोड़े से बड़े मुद्दों पे आती हूँ मैं। इससे पहले आपसे पश्चिम बंगाल चुनाव के बारे में बात करती हूँ। और ये पूरी जो कवायद जिसको हम कह रहे हैं कि जो एनर्जी विपक्ष के अंदर थी, 6 महीने 8 महीने कह रहे हैं, मैं कहती हूँ लगभग साल भर के आसपास, चलिए मान लेते हैं कि इतना ही रहा। उस दौरान ये तमाम जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को इस्तेमाल करके, और ख़ासकर अब ये जो कहा जा रहा है कि पूरे तरीके से मैं चुनूंगा कि किसको वोट करने की इजाज़त होगी, योगेन जी, तो ये पूरा SIR का जो मुद्दा है, इससे आप पश्चिम बंगाल चुनाव पर कितना असर देखते हैं? मैं असम पे भी आऊँगी, लेकिन बात कर लेने दीजिए पश्चिम बंगाल की, क्योंकि आपने कहा यही एक अकेला नया स्टेट हो सकता है जो बीजेपी पूरी तरीके से पाने के लिए एकदम उतावली है। देखिए, इस वक्त ये जो SIR का मुद्दा है या डिलिमिटेशन का मुद्दा है, इनको हम अलग अलग टुकड़े में न देखें। अच्छा। कुल मिलाकर इस देश के एक डेमोक्रेटिक जो स्ट्रक्चर है, लोकतांत्रिक एक चुनावी लोकतंत्र का जो ढांचा है, उसका देश, काल और पात्र तीनों बदलने की कोशिश हो रही है। सन 24 के चुनाव के बाद बीजेपी के ऑफिस में बैठ के किसी ने सोचा होगा कि यार सब कुछ कर लिया हमने, सब मैनेज कर लिया, प्रेस भी जेब में थी, इलेक्शन कमीशन हमारी जेब में था, सब कुछ कर लिया, 400 से 240 पर कैसे आ गए? तो उसके मन में 3 निष्कर्ष आए होंगे कि एक प्रॉब्लम तो ये है कि इस देश के कुछ इलाके हैं जो हमारे लिए मुफीद नहीं है। दूसरा, कुछ लोग हैं जो हमें वोट नहीं देते हैं। तीसरा, ये हर 6-8 महीने में चुनाव हो जाता है। तो उसने बैठ के 3 प्रॉब्लम का 3 सॉल्यूशन निकाला। ये जो हर बार चुनाव हो जाता है, 5 साल में एक बार टंटा हो ताकि 3 महीने में निपट लेंगे, कोई बालाकोट हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, एक बार में निपट लेंगे, उसका सॉल्यूशन है 1 नेशन 1 इलेक्शन। ये जो कुछ इलाके हैं जहां हमें वोट नहीं मिलता, उन इलाकों को तो काट नहीं सकते, उनका वजन कम नहीं कर सकते, उसका सॉल्यूशन है डिलिमिटेशन। और ये जो कुछ लोग वोट नहीं देते, उनको हिंदुस्तान से बाहर निकाल नहीं सकते, क्या उनका वोट नहीं काटा जा सकता? उसका सॉल्यूशन है SIR। तो काल, देश और पात्र, तीनों का सॉल्यूशन इस वक्त देश में चलाया जा रहा है ताकि बीजेपी को एक परमानेंट मेजॉरिटी आ सके। क्योंकि 21वीं सदी के डिक्टेटर को चुनाव करवाने पड़ते हैं, चुनाव भी हो लेकिन उसका परिणाम मेरे मन माफिक रहे, इसका इंतजाम चल रहा है। पश्चिम बंगाल में यही खेल है, बिल्कुल खुल के। और दुर्भाग्य की बात है कि इलेक्शन कमीशन बिल्कुल इस खेल का हिस्सा बन गया है। और कुल मिला के खेल ये था कि देखिए, इस देश में अश्वमेध यज्ञ चल रहा है। बीजेपी को चक्रवर्ती बनना है। अब बेचारे दुनिया में तो नहीं बन पाए, कोशिश की, लेकिन ट्रंप ने थोड़ा हवा निकाल दी, तो अब उन्हें देश में तो चक्रवर्ती बनना है। चक्रवर्ती बनने के लिए आपको अश्वमेध यज्ञ करना होता है, उसके लिए आपको घोड़े छोड़ने पड़ते हैं, और घोड़ों को पकड़ लिया बंगाल में। अब घोड़ा बंगाल से आगे जा नहीं पा रहा है, तो फिर इसका विघ्न निवारण, मतलब आप भाषा समझा कि माइथोलॉजी का भी अच्छी जानकारी है आपको। विघ्न निवारण का एक यज्ञ चल रहा है। विघ्न निवारण क्या, विघ्न आ गया है कि बंगाल में 30% ऐसे लोग हैं जो ले दे के बीजेपी को वोट नहीं देते, रुकावट डाल रहे हैं। इस 30 को अगर 25 कर दिया जाए तो बात नहीं बन जाएगी। ये SIR में जो कुछ हुआ है यही खेल हुआ है। चुनाव आयोग ने अपनी तरफ से जो कर सकते थे, ज्ञानेश कुमार जी, मोदी जी की जितनी मदद कर सकते थे, बेचारों ने कर दी है। कितनी कर पाए? तो नहीं, कितनी कर पाए हैं? मेरे ख्याल में 1.5-2% वोट कटा है। और इसके कितने क्या मायने हैं 1.5-2% वोट कटने के? अगर चुनाव बहुत नजदीक हो तो 1.5-2% से बिल्कुल पलट सकता है चुनाव, लेकिन
सवाल ये है कि क्या बंगाल का चुनाव इतना नज़दीकी का है? यही सवाल है। क्योंकि आमतौर पे जो लोगों ने कहा वो यही कि बंगाल में पिछले लोकसभा चुनाव के बाद से बीजेपी, पिछले विधानसभा चुनाव के बाद से बीजेपी थोड़ा गिरी है, विधानसभा से लोकसभा में गिरी, और लोकसभा के बाद से बीजेपी कमजोर हुई है, मजबूत होने की कोई खबर नहीं। यानी 77 सीटों से ज्यादा नहीं आएंगी, बल्कि कम आएंगी। आएगी नहीं, मैं तो ये सब हैं, जैसे आप जानती हैं भविष्यवाणी वगैरह से मैं एकदम मुक्त हो गया हूँ। पता नहीं कौन लोग भविष्यवाणी करते थे, पता नहीं क्यों किया करते थे, मुझे तो समझ ही नहीं आता। लेकिन इतना जरूर कहता हूँ कि अगर बंगाल का चुनाव 1-1.5% के नज़दीक वाला है तब ज्ञानेश जी की मदद से बीजेपी की नैया पार हो सकती है। लेकिन ज़्यादातर लोग जो बंगाल में रहते हैं, बंगाल को देखते हैं, वो कह रहे हैं कि 1.5-2 नहीं, ममता बनर्जी 6-8% से आगे है। अगर वैसा है तो 1.5% की मार सह लेंगी, उससे आगे चलेंगे। देखिए ममता ने एक और काम किया है। ठीक है, आपने 1.5% वोट काट लिए मेरे, 1.5 मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 27 लाख वोट जो अंत में कटे, उसमें से 2/3 मुस्लिम वोट कटे, 2/3 कट गए। बिल्कुल, उसमें 27 लाख यानी में से 1/3 आबादी है और 2/3 वोट कटा है। 1/3 से भी कम है, 26-27% के करीब है। जी। और उसमें से 2/3 मुस्लिम वोट काटती हैं। तो मतलब जो एडिशनल 8-9 लाख काटे हैं, ये बिल्कुल प्योरली टारगेटेड टीएमसी के वोट काटे हैं। इसका एक और काट जो मुझे आर्ग्यूमेंट सुनने को मिला और जवाब मुझे नहीं मिला, वो ये था कि वेस्ट बंगाल में जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो कॉन्सेंट्रेटेड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक कंस्टिट्यूएंसी में मान लेते हैं कि बहुत सारे वोट भी कट गए, जैसे मान लेते हैं मैं तो गई जिन इलाकों में, खासकर मुर्शिदाबाद और उसके अलावा मालदा वगैरह में पूरे बूथ उड़ा दिए गए हैं, लेकिन आफ्टर ऑल जितना वोटर बचा वही वोटर तो वोट डालेगा। तो फिर इसमें हिंदू मुस्लिम की बात कहाँ से आ गई? अगर एक इलाके में 90% मान लेते हैं, दोनों तरह की कॉन्स्टिट्यूएंसी, मालदा मुर्शिदाबाद में और कोई भी जीते, बीजेपी तो नहीं जीतेगी जी, अगर चाहे कितने भी वोट कम कर लीजिए आप। हाँ। लेकिन याद रखिए ये खेल सिर्फ मालदा मुर्शिदाबाद में नहीं हुआ है। नंदीग्राम कहाँ है? मिदनापुर में। मिदनापुर जो उड़ीसा के नजदीक जाके पड़ता है, मिक्स्ड पॉपुलेशन, बांग्लादेश बॉर्डर के नजदीक कहीं नहीं है नंदीग्राम, क्योंकि फेमस कॉन्स्टिट्यूएंसी है। मुस्लिम आबादी 25%, और जो लोग कटे हैं उसमें कितने मुसलमान हैं? 95%। कलकत्ता की कॉन्स्टिट्यूएंसी है भवानीपुर, ममता बनर्जी की अपनी, मैं 2 बिल्कुल वीआईपी कॉन्स्टिट्यूएंसी ले रहा हूँ, जहाँ मुसलमान आबादी है कोई 40% से थोड़ा सा कम, और कटने वालों में कोई 60% मुसलमान है। तो हर तरफ असर, हर तरफ से बहुत ये मुस्लिम आबादी जहाँ 80% से ज़्यादा है वो बहुत थोड़े इलाके हैं, कंसंट्रेटेड है, लेकिन पूरे बंगाल में मुस्लिम आबादी फैली हुई है, और अगर चुन चुन के टारगेट करके हटाया गया है तो नुकसान होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। तो हमारे दर्शकों को आप क्या बता रहे हैं कि एसआईआर का असर आप इस चुनाव में होते हुए देख रहे हैं या नहीं? कम होते हुए देख रहे हैं? ममता बनर्जी का मार्जिन ज्यादा है और इस सब के बावजूद भी वो जीत सकती हैं? अगर ममता बनर्जी उतनी आगे हैं जितना आमतौर पे लोगों का, जर्नलिस्ट सब लोगों का इम्प्रेशन है कि नहीं काफ़ी मार्जिन से आगे थी, तो 1-1.5% उतना नहीं है जिससे ममता को आप हरा सकें। हराने के लिए आपको 5-10% वोट काटना था, और वो अगर काटेंगे तो बवाल मच जाएगा पूरे देश में अगर वैसा करेंगे। तो नुकसान हुआ है, बिल्कुल बेजा हरकत चुनाव आयोग ने की है, और अफसोस की बात कि सुप्रीम कोर्ट भी इसमें शामिल हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने इस पे मोहर लगा दी। इससे क्या हो रहा है कि हम सबको आदत पड़ गई आजकल, जैसे गाजा के बारे में हमें आदत पड़ गई थी ना, अच्छा आज 100 बच्चों को मार मरते दिया, रहते हैं, हाँ। अच्छा वो तो है ठीक है, आज तो 80 हुए, कल परसों तो शायद 400 मरे थे, थोड़ा कम है। हाँ। इस तरह से हमें ये एसआईआर पे भी आदत पड़ गई है। अच्छा सिर्फ 27 लाख, अच्छा ठीक है, वहाँ तो 65 कर गए थे ना। हम भूल जाते हैं कि बंगाल में जो हुआ है वो अभूतपूर्व है। बाकी तमाम राज्यों में वोट उनके कटे थे जिन लोगों ने अपना फॉर्म डिपॉजिट नहीं किया था, और इलेक्शन कमीशन ने कह दिया था ये तो डेड हैं, एब्सेंट हैं, जो भी हैं, फॉर्म उनका नहीं आया था। बाकी तमाम राज्यों में जब फॉर्म डिपॉजिट करने के बाद जो कटे हुए लोगों की संख्या घटी थी, क्योंकि भरपाई की थी, नए वोटर शामिल किए थे, भरपाई की थी। सिर्फ बंगाल है जहां पहले राउंड में 58 लाख काटने के बाद ऊपर से 33 लाख और काटे गए। ये कहीं नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ बंगाल में। ये जो आखिर के 27 लाख कटे हैं, 57 + 6 + 27 58 से,
वो केवल बंगाल में हुए हैं और ये बहुत बिल्कुल एक तरफा है। और अफसोस की बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर मोहर लगा दी और उसके बाद लीपापोती कर रहे हैं नहीं, कि ये कहा कि इस बार नहीं तो अगली बार वोट डाल लीजिए। हाँ, और अन्य अब जब उसकी आलोचना हुई तो जज साहबान ने कहा नहीं ठीक है, एपेलेट अथॉरिटी जो है वो कुछ भी फैसला कर देगी, उसको आप आखिरी मिनट तक भी स्वीकार कर लेना। आज की खबर है, आज सुबह की खबर है कि एपेलेट अथॉरिटी ने काम करना शुरू नहीं किया। वो कह रहे दरवाजे बंद हैं उनके, वहाँ कोई जा नहीं सकता। 27 लाख लोगों का नाम आपने कटवा दिया और उसके बाद आप 27 लोगों का वापस जुड़वा के ताली पिटवाना चाहते हैं। क्या हो रहा है? ये बहुत अफसोस की बात है। लेकिन इस सब के बावजूद मैं कहूँगा मेरी समझ से अभी भी इसका उतना बड़ा असर नहीं पड़ेगा कि पूरे बंगाल का रिजल्ट ही पलट जाए। जो कुछ भी होगा बेजा होगा, लेकिन शायद इतना बड़ा नहीं हो पा रहा है कि पूरे रिजल्ट को पलट दें। देखिए योगेंद्र जी, ये बहुत बड़ी बात होगी क्योंकि चौथे टर्म के लिए ममता बनर्जी ये इलेक्शन कंटेस्ट कर रही हैं और हमने पढ़ा है, आप तो खैर उसके मास्टर हैं, कि एंटी इनकम्बेंसी जो सत्ता विरोधी भावना होती है, लहर तो चलिए ना भी सही, ये तो हर किसी को सहनी पड़ती है, चाहे वो अजय नरेंद्र मोदी ही क्यों ना हो। लेकिन ममता बनर्जी अगर ऐसा कर पाती हैं तो आप उन्हें कौन से नेताओं में शुमार करेंगे भारत के राजनीतिक इतिहास के? कि ममता अद्भुत इंसान है। वैसे भी देखिए, एक औरत बिना किसी खानदानी रूट के और किन किन मतलब पार्टियों से तो लड़ी, सीपीएम से लड़ी, अपनी पार्टी से लड़ी, कांग्रेस उनकी अपनी पार्टी होती थी, और पूरी मर्द सत्ता से लड़ी है वो औरत। कैसे लड़ लड़ के पहुंची होगी जहां आज पहुंची है, ये सामान्य बात नहीं है। अब उनके राज में दोष नहीं है, सैकड़ों दोष हैं, किसमें नहीं होते, और खूब हैं। मगर एक चीज़ कहनी पड़ी, दो चीज़ें उनकी मानता हूँ मैं, कायल हूँ। बाकी विरोध की तो कभी आप पूछेंगे मैं 50 बातें गिना दूंगा। एक तो भाई वो औरत जिस तरह से अड़ सकती है और लड़ सकती है, काश सारे विपक्ष के नेता जाके उनसे सीख के आए मॉडल। हर चीज़ पे वो जैसे खड़ी होकर लड़ सकती है, हर मौके पे, हर मुद्दे पे। बाढ़ है तो अपनी साड़ी को ऊंचा करके वो बाढ़ के अंदर पहुंच जाती हैं। कुछ भी हो, हर जगह पे, हर मौके पे वो खड़ी रहती है। ये होती है राजनीति, 24 घंटा सड़क पे खड़े रह के लड़ना। असम के बारे में आप ये देखिए, एसआईआर में ममता बनर्जी ने एक अद्भुत काम किया। ममता बनर्जी ने एसआईआर को अपने पक्ष में कर लिया। चुनाव आयोग वोट काट रहा था, लेकिन ममता बनर्जी ने सिर्फ और सिर्फ वोट काटने को चुनाव का मुद्दा बना दिया। अब उनके राज के बारे में एंटी इनकम्बेंसी की जो 50 शिकायतें हो सकती थी, वो मुद्दा नहीं है। केवल वोट काटना एकमात्र मुद्दा है चुनाव का। तो मैं समझता हूँ 1.5 हारेंगी तो 1.5 उधर से जीत भी जाएंगी, बराबर कर दिया है। ये क्षमता ममता बनर्जी पे। और उन्होंने बीजेपी के हिंदूवाद की, ये जो हिंदुओं का बोलबाला और हिंदू कार्ड की काट में बंगाली कार्ड खेला है। बंगाल, उनका नारा क्या है? बंगाल जीतेगा। ममता नहीं जीतेगी, बंगाल जीतेगा। मतलब ये जो बाहरी लोग आके उटपटांग बातें करें या हारेंगे, ये एक राजनीतिक कौशल की तो आपको दाद देनी पड़ेगी। योगेंद्र जी, आपने पश्चिम बंगाल की बात तो बताई, लेकिन असम के ऊपर जिस पर बहुत कम ध्यान दिया गया है, और मैं आपको यकीन के साथ ये बता सकती हूँ कि असम इस वक्त कश्मीर से भी ज़्यादा खतरनाक जगह है पत्रकारों के लिए। लोग इलेक्शन तक कवर करने में बहुत ज़्यादा असुविधा महसूस कर रहे हैं, डर भी महसूस कर रहे हैं। ऑपोजिशन का क्या हाल होगा? आप ये मुझे बताइए कि क्या आप ये बात एश्योरेंस के साथ कह सकते हैं कि वाकई बीजेपी वापस आ रही है? ना, मैं तो जैसे मैंने कहा, चुनावी भविष्यवाणी में मेरी कतई दिलचस्पी नहीं है। असम भी होके आए, लेकिन असम का सफर करके आए। लगाए बाकायदा। ही तो घूमना तो मेरा काम है ना, देखना तो काम है। असम के बारे में, जैसे बंगाल में एसआईआर सबने सुन लिया, जो असम में हुआ वो पूरे देश ने नहीं सुना। और सबसे खतरनाक चीज़ वो है, मीडिया वाला पक्ष तो है ही है। एक चीज़ होती है जिसको अमेरिका में बोला जाता है जेरीमेंडरिंग। हिंदुस्तान में हमने सुना ही नहीं था इसका नाम। मेरे जैसे पॉलिटिकल साइंटिस्ट लोगों ने पढ़ा था किताबों में, लेकिन हमें पता था ये अमेरिकी बीमारी है, अमेरिका में रहती है। बीमारी ये है, अमेरिका में जो MP MLA वहाँ के होते हैं, वो खुद कॉन्स्टिट्यूएंसी अगली बार की बनाते हैं। ये उनका अधिकार है। तो वो कैसी बनाएगा, वो देखेगा। अच्छा, यहाँ मेरे को वोट नहीं मिला था, जरा कॉन्स्टिट्यूएंसी यूँ बना दो। यहाँ अच्छे वोट आ सकते हैं, जरा इसको जोड़ दो। ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी वहाँ बनाई जाती है, जो बिल्कुल खामखा एकदम साफ साफ बेईमानी है। इसको अमेरिका में जेरीमेंडरिंग बोला जाता है, यानी कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की सीमाओं को, बाउंड्री को ऐसे बनाना जिससे किसी एक पार्टी की जीत सुनिश्चित हो जाए और दूसरी पार्टी की हार सुनिश्चित हो जाए। इसके ऐसे किया जाता है। भारत में बीमारी कभी नहीं थी, क्योंकि हमारे यहाँ MP MLA खुद नहीं बनाते, जज बनाते हैं, इलेक्शन कमीशन बनाते हैं, और थोड़ी सी आँख की शर्म हुआ करती थी। जो असम में हुआ है और जो बंगाल में हुआ है,
अगर आप अपने दर्शकों को वो नक्शा दिखा सकें, 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी का ही नक्शा अगर आप दिखा सकें, लोग मुंह में दांतों तले उंगली दबा लेंगे कि ये नक्शा हो सकता है चुनाव का। आमतौर पे कॉन्स्टिट्यूएंसी का नक्शा कुछ ऐसा होता है, यूं होता है। यहाँ पे असम में कॉन्स्टिट्यूएंसी का नक्शा यूं सांप जैसा, फिर यूं, फिर उसके बाद कहीं एक द्वीप दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी से, ये जोड़ के नक्शा बनाया गया। खेल क्या था? ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिसमें 60% मुसलमान हैं, ये है जिसमें 40% मुसलमान है, बीजेपी दोनों हारती है। तो ऐसा करो, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जहां जहां मुसलमान हैं सबको ऊपर वाली से जोड़ दो, तो ऊपर वाले में 95% मुसलमान हो जाएंगे। बीजेपी पहले 20,000 से हारती थी, अब 80,000 से हार जाएगी, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन नीचे वाली कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो 40% थे उसको 15% कर दो। लेकिन ये जायज़ कैसे है? इसके होने कैसे दिया जा रहा है इसको? कतई नाजायज है, हर हालत से नाजायज है। संविधान, कानून, हर चीज का उल्लंघन है। और ये किसने किया है? चुनाव आयोग ने किया है। देख के बिल्कुल स्पष्ट है। जैसे मैंने कहा, अगर आप अपने दर्शकों को इसका नक्शा कभी दिखाएं, कभी खाली असम के ऊपर आप चर्चा करें कैसे असम का नक्शा बनाया गया, और एग्जैक्टली यही खेल जम्मू कश्मीर में किया गया है। चुनाव आयोग ने किया और हेमंत बिस्वा शर्मा ने ये डिलिमिटेशन शुरू होने से पहले, याद रखिए कि असम में ये नक्शा 2023 में बनाया गया था, बाकी सारे देश में 2007 में बना था, असम और जम्मू कश्मीर में बाद में बना था। नक्शा बनने से पहले हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि नक्शा ऐसा बनना चाहिए कि मियाँ लोगों की सीटें घट जाएं, और होने के बाद उन्होंने धन्यवाद दिया, बधाई दी चुनाव आयोग को कि आपने मियाँ लोगों को सेट कर दिया, टाइट कर दिया है। बिल्कुल इतना ओपन ब्रेजन खेल हुआ है आसाम में। और दरअसल लोकसभा में डिलिमिटेशन का विरोध करने के लिए विपक्ष के पास एक तो स्पष्ट बात थी कि भाई आप राज्यों के शेयर घटा बढ़ा रहे हैं, लेकिन एक बात जो कही, सिर्फ एक बार गौरव गोगोई ने कही, लेकिन बाकी सबके मन में थी कि अगर इन्हें 29 से पहले हमने परिसीमन करने की इजाज़त दे दी तो ये तो असम वाला खेल पूरे देश में करेंगे और चुनाव शुरू होने से पहले 15-20 सीट इनके पास हो जाए। आप समझ रहे खेल? बिल्कुल समझ रहे हैं। खेल ये है कि जो सीटें मैंने हारनी है, हाँ। वो मैं खूब वोटों से बिल्कुल, ताकि जीतने वाली सीटों की सीटों संख्या को बढ़ा बचा दूं। सकूं। अमेरिका में होता है क्रैकिंग, पैकिंग, स्टैकिंग, 3 टेक्निक्स हैं। तीनों स्टैंडर्ड टेक्निक का इस्तेमाल किया और ऐसा किया है कि अमेरिका के लोग दांतों तले उंगली दबा लेंगे कि ये तो हम, इतनी बेशर्मी से तो हम नहीं कर सकते। लेकिन मुझे योगेंद्र ये बात समझ में नहीं आ रही कि पिछले दिनों में हम देख रहे हैं कि ठीक है, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी इस आवाज़ को उठा रही हैं, हमने देखा बिहार में भी उठाया गया तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के जरिए, लेकिन अचानक राहुल गांधी इस मामले पे क्यों खामोश हो गए? और ये सवाल मेरे जहन में इसलिए आया क्योंकि चुनाव आयोग एक राष्ट्रीय संस्था है, एक राष्ट्रीय पॉलिटिकल पार्टी का नेता इस मुद्दे को उठा रहा था। अब पश्चिम बंगाल में बहुत बड़ा कोई प्लेयर नहीं है कांग्रेस पार्टी, तो खामोश हो गए हैं। असम में भी हम देखते हैं वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, उसमें पता नहीं क्या हुआ कि चीफ मिनिस्टर की पत्नी के साथ ये डॉक्यूमेंट्स हैं, उस पर कभी और चर्चा होगी। लेकिन इस मुद्दे को जितनी एफर्ट के साथ राहुल गांधी ने वोट चोरी पे प्रेजेंटेशन दिया, हमने उस पर कार्यक्रम किए, आपके साथ इंटरव्यू किए, राहुल गांधी आखिर कहाँ हैं? बोल तो रहे हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलना, सोशल मीडिया पे बोलना पर्याप्त नहीं है जब तक आप इसको जमीन पे नहीं। वो जो यात्रा बिहार में की गई थी, वो यात्रा बंगाल क्यों नहीं पहुंची? बंगाल में चूंकि कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस दोनों एक दूसरे के साथ नहीं, इंडिया का तो हिस्सा है, और दिक्कत यही हो गई है, इंडिया गठबंधन जमीन पे अभी भी इंडिया गठबंधन की तरह काम नहीं कर रहा है। बंगाल में कांग्रेस तृणमूल एक दूसरे के खिलाफ एक एक सीट पे लड़ रहे हैं, और वहाँ पे एसआईआर के विरोध की लीड जिस तरह से ममता बनर्जी ने ली, उसके बाद किसी के लिए कोई स्कोप ही नहीं है। और जैसे मैंने कहा, वो तो सड़क पे खड़ी होकर विरोध करती हैं, ऐसे वैसे करती नहीं है, तो वो नहीं, ऐसा नहीं कि कांग्रेस शायद इस पे चुप हो गई है, लेकिन इन मुद्दों को जिस तरह से आपको सड़क पे उठाना चाहिए, इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस, सोशल मीडिया से कुछ, और दूसरे चुनाव से इसको डिस्कनेक्ट कीजिए कि सिर्फ जब चुनाव होगा तभी हम इस पे बात करेंगे। दिक्कत ये हुई कि बिहार में जिस तरह से उठा, तो लोगों को लगा कि बिहार के चुनाव का परिणाम जो था वो एसआईआर की वैधता का प्रमाण हो गया, जो होना नहीं चाहिए था। इसका कोई मतलब नहीं है। और मैंने बार बार कहा था, भाई एसआईआर गलत है, अगर इससे बीजेपी के वोटर कटते हैं तो भी गलत है, और कांग्रेस के वोटर या आरजेडी के वोटर कटते हैं तब भी गलत है, बिल्कुल उससे अलग मुद्दा है। लेकिन अलग हुआ नहीं,
और अब जबकि ये दोबारा हो रहा है, मेरी उम्मीद है कि सारा विपक्ष इसको उठाएगा। जबकि दोबारा मैं सुन रहा हूँ विपक्ष अब इनके खिलाफ महाभियोग भी लेके आ रहा है दोबारा। अब बताइए क्या है देश है, आप प्रॉपर जो संविधान का तरीका है उस तरीके से आप महाभियोग की पिटीशन देते हैं और स्पीकर उसको डिसमिस कर देता है। मतलब आप लाइए, वोट नहीं मिले, खारिज होगा, हार जाए, वो ठीक है, लेकिन स्पीकर कैसे तय कर सकता है कि महाभियोग की पिटीशन नहीं एक्सेप्ट की जाएगी? ये क्या तरीका है? तो सारे जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे, और उनको भी, हम स्पीकर को भी एक वही लोकतांत्रिक, मतलब वो व्यक्ति होने के अलावा एक संस्था भी हैं अपने आप में। मैं देख रही हूँ कि आप सिर्फ पढ़ते लिखने के, मतलब बोलने के अलावा देखिए किताबें लिखते हैं। गणराज्य का स्वधर्म याद दिला रहे हैं योगेंद्र यादव जी। योगेंद्र जी, ये बताइए कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ट्वीट के अलावा किताबें भी पढ़ते हैं, और मुझे उम्मीद है कि उनमें से ऐसे लोग बचे हैं ना दुनिया में अभी। उम्मीद है। ट्वीट और यूट्यूब के अलावा आज तो मैं बच्चों में देखता हूँ वो कुछ पढ़ते नहीं है, सिर्फ देखते हैं। और मैं पुराने जमाने का हूँ, मैं अभी भी सुबह सिर्फ अखबार पढ़ता हूँ, टीवी नहीं देखता हूँ। कितने अखबार पढ़ते हैं आप? सुबह 6 अखबार पढ़ता हूँ, बस वो मेरा सुबह की डाइट होती है। 1 घंटे से ज्यादा नहीं, 1 डेढ़ 2 घंटा जितना भी लगे तो वो मेरी सुबह डाइट हो जाती है। और अभी भी मैं लिखित को पढ़ना पसंद करता हूँ, तो शायद इसी बीमारी के चलते नहीं। और मुझे लगता है कि अगर लोग कम भी पढ़ें तब भी ये एक ऐतिहासिक दस्तावेज के तौर पर ये किताबें, जब ट्वीट डिलीट हो जाएंगे, वीडियोस हमारे ब्लॉक हो जाएंगे, तब भी तो ये किताबें काम आएंगी। उम्मीद करते हैं। मैंने ये किताबें खास उद्देश्य से लिखी, वो ये कि मुझे लगता है कि हम लोग का मतलब सेकुलर, लिबरल, प्रोग्रेसिव लोग जो इस देश के संविधान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों की जो भाषा है वो पुरानी पड़ चुकी है। वो भाषा अब एक साधारण जनमानस से जुड़ती नहीं है। और हमारे पास हमारी सिविलाइजेशन में जितने रिसोर्सेज हैं उसका हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो हमारी भाषा एक बहुत छोटे से अंग्रेज़ी बोलने वाले तबके तक, एक छोटे से बहुत हाईली एजुकेटेड तबके तक पहुंच के बात रह जाती है। तो हमें एक नई भाषा चाहिए और उसकी कोशिश मैंने की है। तो इसमें जैसा आप सोच सकती हैं, वो तो सब चीज़ें हैं ही सेकुलर राजनीति के पक्ष में। तो बिल्कुल, आपने यहाँ राष्ट्रवाद से लेकर और तमाम तरह के मुद्दे उठाए, यानी हमारे जो करंट इश्यूज हैं उनको आपने उठाया है। इसके अलावा राष्ट्रवाद की अग्नि परीक्षा पे ये चैप्टर है, मैं देख रही हूँ। सेक्युलरवाद की गलतियों पर भी ये यहाँ चैप्टर आपने लिखा है। काफ़ी लंबा लिखा है इन चीज़ों पे मैंने, क्योंकि वो लोग अपेक्षा नहीं करते, क्योंकि वो एक छवि बन जाती है ना, JNU से है, दाढ़ी रखी है, सेकुलर ही होगा, सेकुलर की कोई गलतियाँ बताएगा नहीं। दरअसल मैं जो कह रहा हूँ वो ये, मूलतः इस पुस्तक में जो कह रहा हूँ वो ये कि सेकुलरवादी लोगों को अपने गिरेबान में झांकने की ज़रूरत है। इसलिए नहीं कि सेकुलरवाद गलत है, सेकुलरवाद तो इस देश की बुनियाद है। अगर सेकुलर इंडिया नहीं होगा तो इंडिया नहीं बचेगा। लेकिन इसलिए कि हमने क्या सेकुलरवाद का जो सिद्धांत है, उसका जो असूल है, क्या हमने उसके साथ न्याय किया है? क्या हम उसे उस भाषा में जनता के पास ले जा सके जिसकी ज़रूरत थी? जनता की भाषा, जनता का मुहावरा, जनता का संस्कार। इस देश के 98% लोग आस्था वाले लोग हैं किसी ना किसी चीज़ में। एक आस्थावान व्यक्ति को हम कैसे सेकुलरवाद तक लेके जाएं? ये तो बेहद जरूरी है ना। अगर आस्थावान के बाहर रहेगा, अगर हम खड़े होकर ईश्वर के विरुद्ध ही कैंपेन चलाया करेंगे जैसे हमारे कुछ दोस्त करते हैं, फिर तो इस देश के 1.5-2% लोग ही सेकुलर होंगे। मैंने जवाहर सरकार जी से ये सवाल पूछा था कलकत्ता में, मैं इंटरव्यू उनका किया। मैंने कहा, बताइए, आप कह रहे हैं कि धर्म की राजनीति कर रही हैं ममता बनर्जी, जैसे बीजेपी करती है, एक ऐसे देश में जहां बेशतर लोग धर्म ही उनके लिए एक गाइडिंग, सबसे बड़ा गाइडिंग फोर्स है। धर्म की राजनीति कैसे ना की जाए, मतलब कम्युनल राजनीति धर्म की। तो मुझे लगता है मुझे जवाब मिल गया है, उन्होंने उनसे तो नहीं मिला। मैं नहीं चाहता कि हम धर्म की राजनीति करें, लेकिन जिसे हम धर्म कहते हैं वो कोई एक छोटी सी नैरो डॉक्ट्रिन नहीं है। धर्म महासमुद्र है, उसमें बहुत कुछ कूड़ा भी है और उसमें पानी है, उसमें प्राण है, उसमें वायु है, सब कुछ है उसमें। तो धर्म के समुद्र से, और हमारी जो सभ्यता है, हमारी संस्कृति और परंपराएं, परंपरा ना बोलें हम, परंपराएं, हमारे देश में मल्टीपल ट्रेडिशंस हैं। एक धर्म के भी 50 ट्रेडिशन है हमारे देश में। तो उनमें इतना कुछ है। अगर मुझे फेमिनिज्म की बात करनी है तो मैं 11वीं सदी के शैवाइट ट्रेडिशन से बसवन्ना की बातों से क्यों ना उठाऊं? बसवन्ना ने क्या नहीं कहा जो एक फेमिनिस्ट कहना चाहता है? मैं कबीर से क्यों ना उठाऊं? मैं इस देश में जितनी परंपरा, और मैंने स्वधर्म शब्द बहुत जानबूझ के इस्तेमाल किया इसके टाइटल में, क्योंकि मैं समझता हूँ हमारे देश का जो स्वधर्म है, धर्म मतलब मजहब नहीं,
स्वधर्म मतलब एक ड्यूटी, बिल्कुल, फर्ज क्या है हमारा, फर्ज है ना। इस देश के बुनियादी उसूल क्या है, हमारी सभ्यता के बुनियादी असूल क्या है। और मैंने कहा है कि हमारी सभ्यता का बुनियादी असूल जो है हमेशा आंदोलन में निकला है, किसी शास्त्र में नहीं लिखा हुआ है। ये जैन और बुद्ध धर्म क्या थे? आंदोलन थे, प्रोटेस्ट मूवमेंट थे, तो बहुत मेजर। ये भक्ति आंदोलन तो हम बोलते ही आंदोलन है। सूफी क्या है? आंदोलन है सब। और राष्ट्रीय आंदोलन, ये 3 बड़े आंदोलन थे जिन्होंने इस देश के स्वधर्म को शेप किया है। और हमारे संविधान ने कुछ नहीं किया, ये जो स्वधर्म आ रहा था उसको कागज पे लिख दिया है। इसलिए संविधान सिर्फ संविधान नहीं है। संविधान 2 साल में नहीं बना, संविधान 100 साल में बना है। देश की आज़ादी के आंदोलन ने लिखा था। और ये 100 साल जो है वो पिछले 3000 साल का कपड़ा छान निचोड़ है। जो कूड़ा था उसको कूड़ेदान में डाल दिया, जो काम की बात थी उसको बचा के मंथन हुआ जी। उससे इसमें एक राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर भी आपने ये चैप्टर में थोड़ा हैरान हो गई इसको देख के, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा को अक्सर जोड़ा जाता रहा है कि दक्षिणपंथी सरकारें, दक्षिणपंथी पार्टियां अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए इसका इस्तेमाल करती हैं और उसको बढ़ा चढ़ाकर एग्जैजरेट करके पेश करती हैं। अच्छा किया आपने पूछा। दिक्कत क्या हो रही है कि हम सब लोग, क्योंकि ये किताब दरअसल बार बार ये कहती है कि एक उंगली वहाँ है तो 3 उंगली मेरी तरफ भी है, 3 कौन सी उंगलियाँ, इसकी शिनाख्त करने की बार बार कोशिश है। हम लोगों ने क्या किया, एक अजीब सा डिवीजन ऑफ लेबर कर लिया है। वो ये है कि भाई पैसा कमाना तो मनमोहन सिंह का काम है, वो खर्च कैसे किया जाए ये बताना मेरा काम है। कितना कन्वीनियंट डिवीजन ऑफ लेबर है। राष्ट्रीय सुरक्षा अडवाणी जी करेंगे, अमित शाह करेंगे, उस सुरक्षा के अंदर मानवाधिकार बचाना मेरा काम है। ये ना करें, दोनों जिम्मेवारी हमें लेनी होगी। आज इस देश को राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौती, सबसे बड़ी चुनौती कहाँ से है? पाकिस्तान से नहीं है। पाकिस्तान की तो मतलब ये तो ट्रंप ने खामखा बढ़ा रखा है। पाकिस्तान की वो स्थिति ही नहीं है कि वो हिंदुस्तान से मुकाबला चुनौती पेश कर सके। असली चुनौती चीन से है इस वक्त। चीन का जो इकोनॉमी है, जो उसकी मिलिट्री माइट है, और सच ये है कि ईरान और अमेरिका के युद्ध का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी चीन है इस वक्त। उसका लॉन्ग टर्म मुकाबला आप कैसे करेंगे, इसके बारे में सोचना लिबरल लोगों का काम है। अगर हम नहीं सोचेंगे तो कोई आके फिर हमारे को एक उन्मादी भाषा में इस सवाल पे सोचेगा। ये बहुत बड़ी कमी हम लोगों की रही है कि इन सवालों पे हमने नहीं सोचा। बड़ी बात कह रहे हैं आप कि सिर्फ मानवाधिकार ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में सोचना भी इन्हीं लिबरल, नहीं हम इसके खिलाफ नहीं है। हमारी अलग परिभाषा, एक अलग सोच है उसको लेकर। सिर्फ मनरेगा ना सोचें, टैक्स कैसे आएगा ये भी सोचना जाए। बिल्कुल आखिरी सवाल इस कड़ी में कि आप क्या उम्मीद कर रहे हैं और आपका सुझाव क्या है, किस तरह के लोगों को ये किताब पढ़नी चाहिए? वो सब जो कि इस देश में आस्था रखते हैं। देखिए, मैं आस्थावान व्यक्ति नहीं हूँ, मैं किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे नहीं जाता हूँ और उस अर्थ में पूजा प्रार्थना नहीं करता हूँ, लेकिन मुझे ना इस मिट्टी में आस्था है, इस देश में आस्था है कि ये देश सिर्फ 11 साल, 20 साल, 30 साल से नहीं बदलेगा। इस मिट्टी में बहुत कुछ है और अंततः ये मिट्टी अपने आप को फिर एसर्ट करेगी। और इस मिट्टी को हासिल करने की जिसमें इच्छा है वो शायद इसे देखेंगे तो उन्हें शायद कुछ वो औजार मिल जाए, शायद कुछ वो बीज मिल जाए जिसका इस्तेमाल करके वो कुछ कर सकें। ये उन लोगों के लिए तो नहीं है जो सब निराश हो रहे हैं कि भारत का जो लोकतांत्रिक भविष्य है वो होगा, जिंदा रहेगा, ताज़ा रहेगा या नहीं। ये तमाम जो दबे कुचले लोग जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, जिनकी छाती पर बैठे हुए हैं लोग, क्या वो लोग, उनका क्या भविष्य होगा, उन सब के लिए कुछ है इस किताब में? मैं उम्मीद करता हूँ कि है। उनके लिए शायद एक नई भाषा है, उनके लिए नए औजार हैं, उनके लिए नई अवधारणाएं हैं। ऐसी किताब सीधे सीधे आप किसी मजदूर को तो नहीं पढ़ा सकते, लेकिन जो लोग इस देश के अंतिम व्यक्ति से बात करना चाहते हैं उसको एक नई भाषा, कुछ नए औजार, कुछ नए सोचने के सिद्धांत दे सकेगी, इस उम्मीद में लिखी गई है। बहुत बहुत शुक्रिया योगेंद्र जी आपकी बातचीत करने के लिए।